Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 16 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. Students, let's have a recap of what we studied in our last lecture. First topic which we discussed in our last lecture was creating work breakdown structure. We discussed this topic in detail in our earlier lectures as well, but in our last lecture we discussed this topic very much in relevance with Microsoft project only. So हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किस तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की इंडेंटेशन होगी, किस तरह से ग्रुपिंग होगी, और फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का जो नंबरिंग नोमेनक्लेचर होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास शो होगा. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस नंबरिंग में डिस्कस किया था कि आपका जो WBS है इसकी नंबरिंग होती है 1.1, 1 पे उसके नीचे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.1 के अंडर होगा 1.1.1, 1.1.2 एंड 1.1.3 एंड सो ऑन. सो इस तरह से आप नंबरिंग करते चले जाते हैं, हर एक पॉइंट के बाद आगे नंबर इंक्रीज करता जाता है. सो दैट वाज वन ऑफ द डिस्कशंस इन लास्ट लेक्चर. उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने बात की थी वो की थी क्रिएटिंग माइलस्टोन्स. हमने माइलस्टोन डिस्कस किया था कि माइलस्टोन कैसे क्रिएट किया जाता है. माइलस्टोन इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट हमने बात की. फिर हमने कहा कि इट हैज़ गॉट ड्यूरेशन 0 एंड दिस इज़ समथिंग फॉर विच योर कस्टमर इज़ लुकिंग फॉर. इधर आपका कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कंप्लीट हो रही होती है. स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स की बात आ गई थी कि कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स का पर्पस क्या है. इसमें बड़ी तफसील से हमारी बात हुई. हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स जो थे दे वर फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल एंड मॉडरेट. सो हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज में हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया. और इसके बाद हमने देखा कि देयर आर इन टोटल 9 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज, 9 टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स जिनको इन 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. 2 बिलोंग फ्रॉम फ्लेक्सिबल एंड 2 बिलोंग फ्रॉम इनफ्लेक्सिबल एंड 4 बिलोंग फ्रॉम द मॉडरेट कॉन्स्ट्रेंट्स. सो हम लोगों ने देखा कि ये टाइप्स किस तरह की थी कि एज सून एज पॉसिबल, एज लेट एज पॉसिबल, मस्ट स्टार्ट ऑन, मस्ट फिनिश ऑन. सो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं कॉन्स्ट्रेंट्स की, कि जिन कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स को आपने कंसिडर करना है वाइल प्लानिंग योर प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, इसके बाद जो बात हमारे बीच डिस्कस हुई थी दैट वाज कि हाउ टू अप्लाई दीज कॉन्स्ट्रेंट्स. हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, इन कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज़ कैसे करेंगे इन आवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया कि जिस टास्क पे कॉन्स्ट्रेंट लगाना था उसको डबल क्लिक किया या राइट क्लिक करके टास्क इन्फॉर्मेशन में चले गए. और टास्क इन्फॉर्मेशन में जैसे ही हम लोग गए तो हम लोगों ने एडवांस्ड के टैब में देखा कि हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट्स का ड्रॉप डाउन बॉक्स था. उसमें ये तमाम की तमाम टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स जो थे ये डिस्प्ले हो रहे थे. स्टूडेंट्स, नाउ जब ये तमाम टाइप्स के कॉन्स्ट्रेंट्स हमने नज़र आ गए वहाँ पे और हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल मस्ट स्टार्ट ऑन. नाउ मस्ट स्टार्ट ऑन विच डेट, किस तारीख पे शुरू करें. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास एक फील्ड है डेट की, कॉन्स्ट्रेंट डेट की, उससे आगे कि आप जो कॉन्स्ट्रेंट लगाते हैं फिर आप बताते हैं यार कि कॉन्स्ट्रेंट डेट जो है वो ये है, ये तारीख है कॉन्स्ट्रेंट की, इस तारीख पे कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई होगा. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट डेडलाइंस को लॉक कर देता है, वो आपके प्लान को लॉक कर देता है और वो उस एक्टिविटी को उस डेट से आगे जाने ही नहीं देगा अगर रिजिड कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है. तो आपने कहा यार कि इज़ देयर सम फ्लेक्सिबल मैनर, सम फ्लेक्सिबल वे आउट फॉर दिस थिंग. और आपकी इस बात के जवाब में हम लोगों ने आपको बताया डेडलाइन का फीचर, कि डेडलाइन क्या है. स्टूडेंट्स, डेडलाइन के बारे में हमारी बात हुई बड़ी तफसील से और हमने देखा कि डेडलाइन जो थी
वो एक ऐसा इंडिकेटर था कि जो हमारी बताई गई डेट पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट गैंट चार्ट पे मार्क कर देता है ताकि हमें उस एक्टिविटी की डेडलाइन याद रहे। डेडलाइन का फीचर आपकी एक्टिविटी की जो डेट्स हैं उनको लॉक नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाता रहता है कि आपकी ये आपकी डेडलाइन डेट है। एंड वंस यू एक्सीड दैट डेडलाइन डेट, तो ये क्या करता है कि ये आपको उस डेडलाइन डेट के अगेंस्ट एक इंडिकेटर शो कर देता है इंडिकेटर्स कॉलम में। आपका जो पहले इंफॉर्मेशन कॉलम आ रहा होता है उसमें एक इंडिकेटर शो कर देता है कि इस एक्टिविटी की डेडलाइन गुजर चुकी है और एक्टिविटी अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी बात हुई थी कि इस डेडलाइन को किस तरह से अप्लाई करना है, और हमने ये किया कि हम टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स पे गए, डबल क्लिक करके टास्क को या राइट क्लिक करके इंफॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स, जब हम लोग टास्क पे चले गए तो हमने कहा कि ठीक है, अब इस टास्क पे डेडलाइन कैसे लगाएं। हमारे पास एक कॉन्स्ट्रेंट्स का जहाँ पे ऑप्शन था एडवांस के टैब में, व्हेन वी वेंट देयर वी सॉ देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ डेडलाइन, वी सेलेक्टेड डेडलाइन डेट, तो उसने ऑटोमेटिकली गैंट चार्ट पे उस जगह पे जाके एक मार्क कर दिया डाउन एरो, जिसको हमने कहा कि ये हमारी डेडलाइन है। So students, this was all which we discussed in our last lecture, and let's check what is included in our today's outline. Students, we will try to cover all these topics in our today's lecture, or if something is left behind, we will obviously cover that topic in our next lecture, which is tomorrow. Students, today the discussion will be very different and very interesting. Today we will discuss about the resources of the project, कि वो कौन कौन सी तरह के resources होते हैं जो कि प्रोजेक्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं, और उन resources से related कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, so that कि you can plan your project well. Students, after that we will discuss setting default currency, that how you can set the default currency for your project. आप अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट करेंसी कैसे सेट कर सकते हैं। करेंसी मीन्स डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीस, इंडियन रुपीस, आप कौन सी करेंसी सेट करना चाहते हैं वो किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कॉस्ट टाइप्स, कि कितने टाइप की कॉस्ट्स हैं और वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, उन टाइप्स के अंदर किस किस तरह की कॉस्ट आपने डालनी है। इन सब चीज़ों के बारे में बड़ी तफसील से आज कॉस्ट टाइप के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट द टॉपिक विल बी अबाउट रिसोर्स यूनिट्स। हम लोग रिसोर्स यूनिट्स डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रिसोर्स है वो उसको मेजर कैसे करना है। हमने रिसोर्स को मेजर कैसे किया जाएगा, रिसोर्स को किस तरह नापना है आपने कि कितना रिसोर्स काम कर रहा है। ये एक बड़ी आप समझ लीजिए कि एक तरह से दिस इज इंटरमीडिएट थिंग बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर को अपनी बात समझानी है कि कितने बंदे आप चाहते हैं या कितना टाइम एक बंदा लगाना चाहता है इस काम के ऊपर। सो आप जब ये बात किस तरह से बताएंगे ये आज आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दैट if we are left with the time, we will discuss about the cost accrual methods. We will discuss about the cost accrual techniques, that what are the cost accrual methods, और वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से आपके प्रोजेक्ट में आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। सो पेमेंट करने पे आज बातचीत होगी। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम रिसोर्स शीट के बारे में डिटेल से देखेंगे कि रिसोर्स शीट क्या है। Students, coming to today's first topic, that is resources. Students, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा एक बातचीत यहाँ पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हम यहीं पे डिस्कस कर लें इस स्लाइड पे, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं। What are resources? Resources क्या होता है? Students, let's discuss के resources क्या क्या होते हैं। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑन द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, लेट्स जॉट देम डाउन कि कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास टाइम हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, हमारे पास HR हो सकता है, आपके जो लोग हैं, हमारे पास मटेरियल हो सकता है ना जी, मटेरियल रिसोर्स हो सकता है, HR रिसोर्स हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके हैं, कॉस्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, आपका मशीन्स हो सकती हैं, आपका कंप्यूटर्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकता है कोई भी, आप यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। आपके प्रोजेक्ट में काम करते हुए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज का काम करना पड़ता है, आपकी टीम मेंबर्स होते हैं, पैसों का काम करना पड़ता है, ड्यूरेशंस होती हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपने किस तरह से उनको यूटिलाइज करना है, ये आप बेस कर रहा होता है कि कितनी टाइप्स के रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में आपके पास हैं ना। ये जो स्टूडेंट्स तमाम टाइप के रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनको मेजर कैटेगराइजेशन इसकी करें इन जनरली, तो वो आपके रिसोर्सेज ये हो सकते हैं, आपका टाइम रिसोर्स हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, HR हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, और आपकी मशीन्स हो सकती हैं। कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन, इक्विपमेंट इज ऑल्सो मशीन, आप कह सकते हैं कि मेरी मशीन्स हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो 5 मैंने यहाँ लिखे, मेरे ख्याल से इन 5 के अंदर आपके तमाम टाइप के रिसोर्सेज जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। ओके, हमने ये 5 टाइप के रिसोर्स लिख लिए। स्टूडेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, इट वॉज ऑल रिगार्डिंग टाइम? अभी तक हम लोगों ने जितने टाइप के रिसोर्सेज डिस्कस किए और जितनी हमने बातचीत की, हमने ये देखा कि वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो थे, जो कि जो बातचीत हुई वो टाइम से रिलेटेड हुई। हमने कहा कि एक्टिविटीज़ नोट डाउन कर लें, एक्टिविटीज़ नोट डाउन करके हमने कहा यार कि इसके ड्यूरेशन एंटर कर लें आप। फिर हमने कहा यार कि आप इसको ऐसा कीजिए कि इसके सीक्वेंसिंग कर लें, सीक्वेंसिंग से फिर टाइम ड्यूरेशन में फ़र्क पड़ गया। फिर हमने टोटल प्रोजेक्ट का टाइम देखा तो वहाँ पे हमें एक टाइम मिल गया। सो लैग्स डाल दिया, लीड डाल दिया। ये सब बातें हम टाइम स्केजुलिंग के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारा स्केजुलिंग का एस्पेक्ट है, जो टाइम से रिलेटेड की बातें मैं करूं, तो जो हमारा स्केजुलिंग एस्पेक्ट है, वो स्केजुलिंग एस्पेक्ट जो है वो हमने टाइम में डिस्कस किया। टाइम पे हमने स्केजुलिंग एस्पेक्ट डिस्कस किया सारा। सो टाइम वॉज नॉट निग्लेक्टेड अप टिल नाउ, बट इफ यू लुक एट द कॉस्ट, HR, material and machines, they all have not been discussed yet. अभी तक इसके बारे में बातचीत नहीं हुई। सो जो अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, वो करेंगे रिगार्डिंग दिस। सो रिलेटिंग दिस थिंग टू these resources to Microsoft project, Microsoft project broadly categorizes your resources into 3 main categories. There are 3 main categories. One is work, second is material, and third is cost. The third is cost. Student, work again comprises of what? Work comprises of the machines and the HR. ना माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्या करता है कि वो 3 बेसिक कैटेगरीज बना देता है आपके लिए। वन इज वर्क, सेकंड वन इज योर मटेरियल, एंड थर्ड वन इज योर कॉस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज वर्क। सो वर्क इज व्हाट? वर्क इज in fact human resources and your machines, your equipment. So अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि work comprises of all those resources who when put effort on the project progresses.
मैं इस तरह से कहता हूं कि वो तमाम चीजें जो कि एफर्ट करती हैं तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है, जो कि कोई काम करती हैं, जो कि एक एफर्ट पुट करती हैं, जो कोई जिनकी वजह से प्रोजेक्ट में कोई काम होता है, वो उनको आप कहते हैं वर्क टाइप ऑफ रिसोर्सेज। और उसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज। सपोज करें एक प्रोजेक्ट है डाटा एंट्री का, तो जितनी डाटा एंट्री, जितने ह्यूमन रिसोर्स जितनी डाटा एंट्री करेगा, प्रोजेक्ट उतना प्रोग्रेस कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखिए कि आप प्रोजेक्ट ले लीजिए कंक्रीट मिक्सिंग का, या प्रोजेक्ट ले लीजिए वॉल्स बिल्डिंग का, तो मैसन जितने टाइम में वॉल्स बिल्ड करेगा, जितना वो टाइम इन्वेस्ट करेगा, उतना प्रोजेक्ट जल्दी प्रोग्रेस करेगा। सो मैसन जो है, he is a human resource and he is part of work type of resource in project management. So student, एक बात तो ये होगी वर्क की। सेकंड आ गया, सपोज कीजिए कि एक मशीन है, मिलिंग मशीन है या कंक्रीट मिक्सर है। जितनी देर मशीन चलती रहेगी उतनी देर आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता जाएगा, उतनी देर कंक्रीट मिक्स होती चली जाएगी, उतनी देर पार्ट्स बनते चले जाएंगे, उतनी देर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता चला जाएगा। सो हमने ये किया इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट कि हम लोगों ने मशीन्स को भी उठा के वर्क टाइप में डाल दिया। सो वर्क टाइप इज इन फैक्ट मशीन्स एंड योर ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज मटीरियल। व्हाट इज मटीरियल? Material is consumable supplies on your project. Material क्या है? आपके प्रोजेक्ट पे जितनी कंज्यूमेबल सप्लाईज हैं, इसका मतलब है वो तमाम सप्लाईज जो कि वक्त के साथ साथ कंज्यूम हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, अगर मैं मटेरियल की बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास इट कुड बी cement, it could be fuel, it could be steel, it could be what? It could be even your ink. Whatever resources are you using on your project, all those consumable supplies which are being used on the project are called the material resources. So जब भी मटेरियल की बात आएगी तो मटेरियल में आपने जो डिस्कशन रखनी है वो ये करनी है कि सीमेंट आपने देखना है कि आपके कौन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कौन कौन सी कंज्यूमेबल सप्लाईज यूज हो रही हैं, एंड यू हैव टू लिस्ट देम ऑल देम डाउन. Now one question which comes over here, normally students ask me, that is human resources are taking money and money is being invested on machines, so cost is covered over there. Why to have this cost resource over here? So I tell them that in certain cases you may need to add lump sum cost of something to the project. आपको प्रोजेक्ट में lump sum cost डालनी पड़ सकती है किसी चीज़ की जो कि किसी रिसोर्स से बिलोंग ना कर रही हो, जो कि किसी रिसोर्स को अक्कर ना कर रही हो. सपोज कीजिए सैलरी है एक रिसोर्स, वो काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, ये तो ह्यूमन रिसोर्स में कवर हो जाएगा. लेकिन अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि एक एक्टिविटी है कि आपने बिड मनी जमा करवानी है. जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जितनी बिड आप करते हैं, सपोज आप कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट जो है वो 1 लाख रुपए में करूंगा, तो उसका 5% और 10% और 15% उसको रख लिया जाता है एज अ बिड मनी अपने पास. तो अगर लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो 5,000 या 10,000 या 15,000 वो कंपनी आपसे मांगती है इन एडवांस. नाउ प्रपोजल सबमिशन की एक्टिविटी है और उस पर डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाई हो रही है, जितनी आपने बिड दी उसकी 5 to 10%. सो दिस इज व्हाई वी नीड कॉस्ट ओवर हियर. आगे हम कॉस्ट पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे.
Let's check what these slides say about the resources. Resources are the people, equipment and material required to accomplish project tasks and goals. वो तमाम लोग, वो तमाम मटीरियल, वो तमाम चीज़ें जो कि आपको चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट का जो गोल है उसको अचीव कर सकें, अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप ये करते हैं कि आप you need resources facility. Then it says there are two types of resources, work resource and material resource. Here I am just making a change over here. I am making this 2 as 3 and adding cost over here. So cost, work resource and material resource. There are 3 types of resources now which we have mentioned over here. Work resources are the people and equipment that accomplish the work of a task. वो तमाम लोग और वो सारा equipment जो काम करने के लिए ज़रूरी है उसको आप कहते हैं मेरा work type resource है. And then material resources are the consumable supplies that are used up in the performance on a task. Example includes concrete, steel and soil. So these are the examples of the materials. So coming to our next slide, let's see what's up next. Now it says that how you will work with the resources while sitting in the Microsoft Projects environment. What you will be doing to work with the resources. So here are very simplest 3 activities which you will be doing, which you will be performing to interact with the resources. One is create a resource list. You will create you will mention all your resources in that list. You will create that list. You will create a pool of resources. In fact, you will create a dictionary of resources. In fact, and after that, set the calendar specifying the working days and times. Then you will create, if any resource has got some different calendar, then you will be creating that calendar and you will assign that calendar to that resource. So after that, assign those resources to the tasks, and then after that, the third very simplest step, that you have to assign those resources to those tasks. It is, if you remember this diagram which we discussed in our earlier lectures, it was like this. You're distributing your project into smaller activities. So these are 1, 2, 3 and 4 activities, and then you have got resources. So A, B, C and D. So what you did, you created your WBS over here and your OBS over here, and then what you do now, this is developing OBS. This is in fact listing of resources, and this OBS is in fact listing of activities. So we have we done this thing, listing of activities? Yes, when we were entering our tasks in the table, what we were doing was that we were entering the activities of our project. So we have done this thing, this is done. Now what left behind is that you have to list down the resources, what is said over here, list down the resources, and then it says assign those resources the tasks. We will assign these resources the tasks. So if we say that resource B is doing task number 1, task number 3 and task number 4, so C is doing task number this and this,
and this is doing task number this and this, and this is doing task number this and this. So what we now here, what we call it, we call this thing as RAM, responsibility assignment matrix. And this is now this step is left 1, and this step is left number 2, 1 and 2. Now working with resources, while working with resources, we will be performing step number 1 and step number 2. Step number this 0, the activity listing, has already been performed. So coming up to the next slide, what it says, students, before working with the resources, what you have to do is that you have to change the default currency, because by default Microsoft Project is taking USD, United States dollar, as the default currency for it. But the country in which we are sitting and the country for which we are working, we definitely need our own currency to work on the projects. So one more thing over here, that try to plan your project in your company's basic currency. If your company is dealing in dollars, then develop your project in dollars. If your company is working on rupees, then develop your project in rupees. So first thing what we will do is, we will go to this files menu in the ribbon. We will click this tab on the ribbon, and we will click options. When we click file and then options, we will be shown by this dialog box. Students, in this dialog box, here we have got an option of display. In displays tab, we have got an option of currency. Right now there is symbol, there is decimal digits, placement and currency. So what you have to do is, you have to just come to this specific field, and you have to change the currency. You will change the currency and you will select PKR. What PKR stands for? प्लीज आप बताइएगा, जो बैठे हैं जी, आप बताइए पीछे. गुड, आपने बिल्कुल ठीक बताया. PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज. सो हमारा करेंसी क्योंकि पाकिस्तानी रुपी है, सो वी विल सेलेक्ट PKR ओवर हियर. जैसे ही आप यहाँ PKR सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑटोमेटिकली PKR की रिस्पेक्ट से यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी. सो नो इशू एट ऑल. सो व्हाट यू शुड लर्न इज, this is here it is shown. You are selecting PKR over here, and once PKR is selected, rupees 1. Now placement, what is placement? That how you will write. You will write rupees 200, or you will write 200 rupees. We said we will write it like this, and we selected option over here. So this is how we will change currency. We will do it when we will reach on our Microsoft project, but for now, just go through all these options. Now there is a basic unit for everything, like bananas are measured in dozens, oranges are measured in kgs or dozens. Oranges are measured in dozens. Apples are measured in kgs. And there are areas where oranges are even bananas are measured in kgs as well. But I'm just telling you about that, so that because rather we can connect this thing as well. मैं इस्लामाबाद में जब भी ऑरेंजेस खरीदता हूँ, तो ऑरेंजेस को जो है हम लोग डजन्स में बाय करते हैं. तो मुझे व्हेन आई गो टू बहावलपुर, तो वहाँ पे जाके जब मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे ऑरेंजेस दे दें, तो वो ऑरेंजेस को केजीज में मेजर करते हैं.
Similarly, in Pakistan we measure bananas in dozens, but when I went to France, तो वहाँ पे जब मैंने पूछा तो वो लोग केजीज में मेजर करते हैं इसको. सो क्या है कि आपका जो बेसिक मेजरिंग यूनिट है इट कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. इसी तरह से रिसोर्सेज का जो मेजरिंग यूनिट है वो भी वेरी कर सकता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. वो बेसिक यूनिट क्या हो सकता है कि आप कहें मैं पर आवर के हिसाब से हर चीज़ लिखूंगा, या मैं पर डे के हिसाब से हर चीज़ लिखूंगा, या मैं पर मंथ के हिसाब से हर चीज़ लिखूंगा, या और फिर आप ये बताते हैं कि मैं ज़्यादातर पर डे के हिसाब से लिखूंगा, मैं ज़्यादातर पर वीक के हिसाब से लिखूंगा. तो जो ज़्यादातर होता है उसको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं, तो आपको नॉर्मल ऑप्शन वो मिलता है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन वो मिलता है. और अगर आपको ओकेजनली उसको चेंज करना पड़े तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल सकता है. सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को कैसे करेंगे? इससे पहले जो हमने करेंसी सेट की थी वो इसी डायलॉग बॉक्स में हम लोगों ने डिस्प्ले के ऑप्शन में सेट की थी. अब हम लोग एडवांस्ड के ऑप्शन में आ गए, और एडवांस्ड के ऑप्शन में आके हमारे पास ये एक एरिया है, जस्ट लुक एट इट. इस एरिया में क्या है आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट है वो क्या होगा. तो आप कहते हैं यार डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट विल बी 0.00 रुपीज़. जब करेंसी चेंज कर देंगे तो यहाँ पे चेंज करेंसी आ जाएगी. अभी यहाँ डॉलर नज़र आ रहा है, अगर आप करेंसी अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको रुपीज़ नज़र आएगा. सो यू नीड टू डिफाइन योर कॉस्टिंग यूनिट. 2 थिंग्स आपने डिफाइन करनी है बिफोर कमिंग टू रिसोर्सेज. मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर कमिंग टू रिसोर्सेज यू नीड डिफॉल्ट currency and costing unit. So this is how you are doing things. Now students, let's move to the next slide. Setting costs. Now it says कि अगली चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि किस किस टाइप की कॉस्ट्स आपके पास मौजूद हैं इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में किस टाइप की कॉस्ट मौजूद है? 3 टाइप्स की कॉस्ट यहाँ पे आपने मेंशन की. ये देखिए, एक कॉस्ट है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, एक कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, और एक कॉस्ट है पर यूज कॉस्ट. स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? थोड़ी सी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है. Variable cost. A variable cost depends on the time spent on assigned tasks. वो कह रहा है कि जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे किसी काम पे उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती या घटती रहती है, वेरी कर रही है. ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ रिसोर्स इज पेड आवरली और वीकली और मंथली. The longer the resource spent on a task, the greater the resource will be on that task. So इस चीज़ को आप इस तरह से देख लीजिए कि मैं कहता हूँ मेरी एक एक्टिविटी है, फाइव डेज की एक एक्टिविटी है ना. उस एक्टिविटी में क्या है कि इस पे मेरा रिसोर्स जो काम कर रहा है वो हम सपोज कर लेते हैं वो काम कर रहा है कासिम. नाउ स्टूडेंट्स, ये कासिम हमारा फुल टाइम एम्प्लॉय है और इस एक्टिविटी पे फुल टाइम काम कर रहा है. तो फुल टाइम बंदा कितना होता है? एक दिन में 8 घंटे काम करता है. सो कासिम एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं यहाँ पे, 8 hours पर डे. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 5 दिन की एक्टिविटी है तो अगर कासिम एक दिन का 100 रुपये लेता है तो 5 दिन कितने लेगा? 500 रुपये. एक दिन में 100 लेता है तो
तो 5 दिन के 500 ले लेगा। अगर एक्टिविटी 6 दिन में चली गई तो पैसे कितने बन जाएंगे? 600 रुपये। अगर एक्टिविटी 4 दिन में खत्म होगी तो पैसे कितने हो जाएंगे? 400 रुपये। अगर एक्टिविटी 8 दिन में चली गई 800 रुपये। कॉस्ट इज वेरिइंग, कॉस्ट इज वेरिइंग। एक स्टैंडर्ड रेट है बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो आप ड्यूरेशन से निकाल रहे हैं, एंड कॉस्ट इज वेरिइंग। दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट होती है ये नॉर्मली अकर कर रही होती है आपकी, ये जो कॉस्ट है ये नॉर्मली अकर कर रही होती है आपकी HR पे, मटेरियल पे और इक्विपमेंट पे। इन चीज़ों पे हम आपकी ये कॉस्ट जो है वो अकर कर रही होती है। और ये जो कॉस्ट है इसको आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं क्योंकि ये वेरी करती रहती है। इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरिइंग। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी आपके लिए ये कॉस्ट कैलकुलेट भी करता है, आपको अलाउ करता है कि आप यूनिट कॉस्ट बता दीजिए, फिर वो आपके लिए हर एक एक्टिविटी पे उस रिसोर्स की कॉस्ट, हर एक्टिविटी पे जितने रिसोर्स काम कर रहे हैं उन सब रिसोर्सेज की कॉस्ट, 10 एक्टिविटीज़ का सम अप होकर जितने पैसे बन रहे हैं उन सब की कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट का सम अप होकर जो कॉस्ट बन रही है उसकी कॉस्ट, ये तमाम कॉस्टिंग वो आपको इसमें से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। अगली चीज जो आपके पास है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? अ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट regardless of the amount of time required to accomplish a task or the number of hours a resource spends on the task. So it says कि fixed cost is fixed despite of this, that how much time you are investing on the activity or how the activity is being changed or how the materials are being consumed. इस चीज से मुबर्रा होके, इस चीज से मावरा होके आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने लगा दी वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो कैलकुलेट होती रहती है। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफन बिल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ जॉब। नाउ आपने कहा, सपोज कीजिए आपने कहा कि यार मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है और मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो कि ये बिल्डिंग बना दे। नाउ वो जो कॉन्ट्रैक्ट बिड करते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट बिड करेंगे। वो कहेंगे यार हम आपसे इतने मिलियन लेंगे, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि प्रोजेक्ट में 2 महीने लगे या 8 महीने लगे या 2 साल लगे, you are bound to pay them that specific cost which they have quoted, and that cost is called fixed cost. इसी तरह से आप ले लीजिए कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का, और हर एक्टिविटी के पैसे मैं वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से निकाल रहा हूँ। बीच में एक काम आ गया, सपोज कीजिए रेनोवेशन ऑफ हाउस का आ गया, और उसमें एक एक्टिविटी थी बाइंग ऑफ फर्नीचर। हमने बिड किया, बाइंग फर्नीचर पे हमें मिल गया यार कि इतनी फिक्स्ड कॉस्ट पे फर्नीचर आ जाएगा। अब फर्नीचर कैसा है, मटेरियल कैसा है, कितना मटेरियल लगा, क्या हुआ, डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग इफ वी हैव एक्सेप्टेड दैट बिड, तो हम लोग कि ये हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे प्रोजेक्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। सपोज कीजिए कि एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए बिड मांगी गई, हमने बिड जमा कराई 5 मिलियन, और 5% हमने देना था उसका, और 10% उसका देना था हमने जो आपकी बिड मनी थी। अब बिड मनी इज फिक्स्ड कॉस्ट, किसी चीज पे ये डिपेंड नहीं करेगी कि ये वेरी करे। आपने प्रोजेक्ट ये कॉस्ट निकाली और वो फिक्स्ड कॉस्ट पे उनको पिच करवा दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ दिस इज व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट इज।
or Microsoft project allows you to enter this fixed cost in separate place. आप इसको आराम से एंटर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं in your project. Students, next thing is per use cost. Next thing is per use cost. Now ये क्या scenario है? A per use cost is a flat usage charge you incur each time and only each time you use a resource. For example, the fee for renting a tractor might be $100 per use. Students, इस तरह है कि ये सपोज कीजिए एक ऑफिस है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ऑफिस में, उस ऑफिस की टीम जो थी उसमें कुछ हैवी पार्ट्स को लिफ्ट करने का उनकी एक्टिविटी होती थी. कभी कभी उनको कुछ हैवी पार्ट उठाने पड़ते थे और वो जब उनको उठाने पड़ते थे वो लिफ्टर कंपनी को कॉल कर देते थे. एक कंपनी जो लिफ्टर्स प्रोवाइड करती थी, उनको फोर्क लिफ्टर्स प्रोवाइड करती थी, वो उस कंपनी को कॉल करते कि आप फोर्क लिफ्टर भेज दीजिए ताकि हम सामान उठा लें. ना फोर्क लिफ्टर कंपनी ने जो स्टैंडर्ड रेट्स दिए हुए थे, दे वर सपोज 1000 रुपीज पर आवर. हम 1 घंटे का काम करने के 1000 रुपये लेंगे. ना फोर्क लिफ्टर का जो जिस जगह से इस कंपनी से फोर्क लिफ्टर मंगवाया जाता था, सपोज कीजिए कि 20 किलोमीटर दूर था. अब स्टूडेंट्स क्या होता था कि जब मुझे टोटल 2-3 चीज़ें उठानी है, देखा मैंने, मेरे पास थोड़ी सी एक्टिविटी जमा हुई, मैंने क्या किया, मैंने कॉल कर दिया फोर्क लिफ्टर कंपनी को, मैंने कहा फोर्क लिफ्टर भेज दीजिए, आई नीड इट. उन्होंने क्या किया, फोर्क लिफ्टर भिजवा दिया. फोर्क लिफ्टर 20 किलोमीटर ट्रैवल करते 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 यहाँ पहुंचा और मैंने 3 पार्ट उठाने थे, आधे घंटे का काम था. मैंने कहा उठाइए, उन्होंने उठाया. मैंने आधे घंटे के उनको 500 रुपये दिए और कहा कि आप जाइए. फोर्क लिफ्टर फिर 10 की स्पीड पे 20 किलोमीटर स्लो गी करता हुआ वापस साइड चला गया. फोर्क लिफ्टर का जो ओनर था, ही मेट टू दैट रिस्पेक्टिव क्लाइंट और उसको मिलकर उसने कहा कि यार फॉर दिस 500 मुझे वारा नहीं खाता. सो आइंदा से ये होगा कि जब भी मेरा फोर्क लिफ्टर आपके पास आएगा वो आपसे 5000 रुपीज लमसम चार्ज करेगा, चाहे आप उससे 10 मिनट का काम करवाएं या 8 घंटे पूरे काम करवाएं. हम आपसे 5000 रुपये लमसम चार्ज करेंगे. कंपनी सेड ओके यार ठीक है, ऐसे कर लेते हैं. इसके बाद क्या हुआ कि चाहे आपने आधे घंटे के लिए फोर्क लिफ्टर बुलाया, फोर्क लिफ्टर ने अपने आप को फिक्स करवा लिया 5000 पे. नाउ फोर्क लिफ्टर इज चार्जिंग द प्रोजेक्ट ऑन पर यूज कॉस्ट बेसिस. पर यूज कॉस्ट बेस पे वो उसको यूज कर रहा है, पेमेंट उससे ले रहा है. इसकी वजह से जो क्लाइंट था, क्लाइंट साइड पे क्या बेहतरी आई कि पहले क्लाइंट को थोड़ा सा चीज़ें उठवानी होती थी, वो फौरन फोर्क लिफ्टर मंगवा लेता था. अब क्लाइंट ये करता था कि अगर पहले हफ्ते में 2-3 दफ़ा लिफ्टर मंगवाना था तो अब हफ्ते में 1 दफ़ा लिफ्टर आएगा, लेकिन सारा काम जमा करके 1 दफ़ा करवा लेंगे, बिकॉज दे नो दे हैव टू पे 5000 रुपीज टू दैट कंपनी. सो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट में सिनेरियोज हो सकते हैं जिन सिनेरियोज में आपको फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूरत पड़े. जिस तरह से एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि एक ट्रैक्टर है, वो कहता है यार मैं जब भी आऊँगा मैं आपसे $100 चार्ज करूँगा. सो इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती हैं, पर यूज़ कॉस्ट हो सकती हैं. सो दीज आर 3 मेजर कॉस्टिंग मेथड्स इन द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. आपका जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है उसमें these are 3 major costing mechanisms. So let's move to the next slide. Okay students, the next thing is resource assignment. अब आ गया कि resource assignment unit क्या होगा. resource assignment unit क्या है. Let's take an example of this thing.
What it says, when you assign a work resource or material resource to a task, you need to indicate how much of that resource is to be devoted to that specific assignment. The mechanism for doing this is the assignment unit, normally done in percentage. इस तरह से है, सपोज कीजिए यू हैव गॉट टास्क 1, यहां से शुरू होता है यहां तक, आपके पास $1000 बैग्स ऑफ सीमेंट पड़ा हुआ है। तो आपने ये बताना है कि कितना सीमेंट इसमें यूज किया जाए। आप कहते हैं 200 बैग यूज कर लो। बैग जहां असाइन हो गए। स्टूडेंट्स, जो रिसोर्स असाइन किया गया दैट वाज 200 बैग्स। जब भी आप कोई रिसोर्स असाइन करते हैं तो यू नीड टू हैव दिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपके पास ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए कि आप बता सकें कि इस प्रोजेक्ट पे कितना आप यूज कर रहे हैं, कितना आप रिसोर्स असाइन कर रहे हैं। सो आपने क्या किया, आपने कहा यार ठीक है 200 बैग्स जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। ओके, मेरे पास अहमद एक रिसोर्स है, मैं चाहता हूं कि अहमद भी काम करे इस एक्टिविटी पे। अहमद कितना काम करेगा, अहमद के पास कितना टाइम है। यहां पे तुम्हें पता था, इस सिनेरियो में पता था कि 1000 बैग्स हैं और 200 यूज कर लो। यहां पे कितना अहमद है और कितना यूज कर लो, कितना अहमद है और कितना यूज कर लो। अब कहते हैं यार 100% है अहमद, ठीक हो गया। कहते हैं इसका 50% यूज कर लो। 100% अहमद के होने का क्या मतलब है, और 50% यूज कर लो, कैसे पता चलेगा कि 50% यूज किया है या 40% यूज कर लिया है या 30% यूज कर लिया है या क्या किया है। आप कहते हैं 100% का मतलब क्या होता है, 8 आवर्स पर डे अवेलेबल है, और 50% का मतलब क्या हो गया कि आप इसको 4 आवर्स पर डे यूज कर लें। सो आपने एक्टिविटी पे अहमद को साइन किया 50%, तो आप कहते हैं कि यार इस एक्टिविटी पे अहमद को 50% यूज कर लो। 50% अहमद को यूज कर लो। सो आपने क्या किया कि आपने अहमद को 50% यहाँ पे यूज करवा दिया। इसका मतलब है अहमद को आपने 4 घंटे अवेलेबल करवा दिया। ओके, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कहूं एक रिसोर्स मेरे पास 500% अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है कि ये रिसोर्स हमारे पास 500% अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, रिसोर्स के 500% अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आपका जो रिसोर्स है, सपोज कीजिए ये 500% वाला जो चीज़ है ये आपको किस जगह काम आता है, व्हेन योर रिसोर्स इज लाइक स्टाफ, लेबर। आप कहते हैं यार कि मुझे जो है वो 500% स्टाफ दे दो। 500% का मतलब क्या हो गया, अगर 100% का मतलब है एक रिसोर्स,
If 100% means one resource, तो 500% means what? 5 resources. If 100% equals to 1, then 500% is equal to 5. And if 1 means 8 hours per day, 5 means 40 hours per day. Isn't it? So students, उन सिनेरियो में जहाँ पे आपको अपने रिसोर्सेज के नाम पता होते हैं, उस सिनेरियो में तो आप उन्हें 100% लिख देते हैं या 50% लिख देते हैं या 100 की रेंज में लिखते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, वो सिनेरियो जिस सिनेरियो की बेस पे आपको जब पता ना हो कि आपका जो रिसोर्स है वो कौन होगा, जो स्टाफ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या लेबर है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको नहीं पता कि कौन से वाले मजदूर होंगे, क्या नाम होगा रिसोर्स का, बट आपको ये जरूर पता है कि यार मुझे 5 रिसोर्स चाहिए. सो जब आपने ये कहना हो कि मुझे 5 लेबर चाहिए, तो आप रिसोर्स में लिखते हैं लेबर और परसेंटेज में लिख देते हैं 500%. सो दिस इज हाउ योर रिसोर्स परसेंटेज वर्क्स. This is how your resource percentage works. Students, next comes the topic how resource costs are accrued. आपकी जो resource cost है वो किस, उसका cost accrual method क्या है, आपके जो costing है उसका cost accrual method क्या है. So आप कहते हैं you can choose the point at which resource costs are incurred by setting the cost accrual for that resource. Your accrual choices are, आपको choices बताते हैं. उससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि पेमेंट किस किस तरह से की जा सकती है. पेमेंट किस किस तरह से की जा सकती है. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं सारे पैसे आपको काम शुरू करने से पहले दे दूंगा? पॉसिबिलिटी है ऐसा कहने की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. चले कम रहे, पॉसिबिलिटी कम रहे, लेकिन है तो सही ना. थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उस चीज़ को. इस चीज़ को मद्देनजर रखिए कि ये पॉसिबिलिटी तो है कि मैं कहूँ कि यार मैं आपको काम शुरू करने से पहले पैसे दे दूंगा. एग्जैक्टली. सो बात आ गई, एक बात आ गई कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम कहें स्टार्ट पैसे ले लो हमसे. एक और पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये कहूँ कि आप जाइए और काम ख़त्म कीजिए, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए वापस आ जाइएगा और अमाउंट टोटल ले लीजिएगा मुझसे, एंड पे ले लीजिएगा मुझसे पैसे. तो इस पर दूसरा मैं कहता हूँ चले, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं उसे कहूँ यार कि एंड पे ले लेना. ये भी हो सकता है कि मैं साथ पैसे उसको लेता जाऊं. मैं कहूँ बस जूं काम होता जाएगा पैसे देते जाना मुझे. सो मैं इसको इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ साथ. ठीक हो गया. साथ में पैसे लेता जाऊं. लेट्स सी व्हाट आर द एक्रूअल टेक्निक्स. फर्स्ट एक्रूअल टेक्निक इज द इंटायर कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ एन असाइनमेंट. असाइनमेंट स्टार्ट होने से पहले ही तमाम के तमाम पैसे दे दिए जाएं. स्टूडेंट्स, इस चीज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वो क्या सिनेरियो हो सकता है जब काम शुरू होने से पहले ही आप सारे के सारे पैसे दे दें. सपोज कीजिए कि मुझे बहुत अर्जेंटली एक सॉफ्टवेयर चाहिए और मैं फेलियर के चांस खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर लगाना है और परफेक्ट सॉफ्टवेयर लगाना है. मैं बहुत ही हाई रिप्यूट कंपनी के पास जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पास चला जाता हूँ, उससे कहता हूँ यार कि आई नीड दिस सॉफ्टवेयर वेरी शॉर्ट टाइम. माइक्रोसॉफ्ट सेज ओके, मैं नॉर्मली जनरल लोगों का काम तो नहीं करता, लेकिन चलिए आप कहते हैं आपसे कर लेता हूँ, बट मैं सारे पैसे स्टार्ट में लूँगा. इस सिनेरियो में आपको देने पड़ सकते हैं सारे पैसे, बिकॉज योर कंसल्टेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. There is possibility that you have to pay all the amount at the start of assignment. Okay, so similarly the entire cost at the end of assignment.
there is a possibility that whole cost is paid at the end of the assignment. असाइनमेंट खत्म होने के बाद सपोज कीजिए मेरी तरह कोई माठा सा कंसल्टेंट आ गया, आपने कहा जी मुझे काम करवाना फलां, आपने अखबार में इश्तिहार दिया, मैं आ गया जी मैं करके दूंगा काम। कहते हैं आपको क्यों काम दूँ, आपने पहले काम किया है ऐसा? मैंने बहुत कम किया। अच्छा चलिए आपकी तो रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है और आपका काम भी नहीं देखा हुआ, चले दे देते आपको काम कर दें, पैसे आपको एंड में दूंगा। मैं सोचता हूँ यार ठीक है, मुझे काम मिल रहा है इतनी बड़ी कंपनी के साथ, इसका नाम मिल रहा है मुझे, मैं जो हूँ पैसे एंड पे ले लूँगा, जेब से इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाएगा, मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगा। सो मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझे एंड पे कर सकते हैं। सो सेकेंड मेथड इज द एंटायर कॉस्ट एट द एंड ऑफ असाइनमेंट, एंड थर्ड मेथड इज द प्रोरेटेड कॉस्ट अक्रॉस द ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट एज इट प्रोग्रेसेस। साथ साथ पैसे देते जाएं, जितनी असाइनमेंट का ड्यूरेशन है उसके साथ साथ पैसे देते जाएं। ये देखिए, तो स्टार्ट वाला जो आपका हो गया, देयर इज स्टार्ट, देयर इज दिस इज एंड, एंड दिस इज प्रोरेटेड। ठीक हो गया, स्टार्ट एंड प्रोरेटेड। So whenever we ask you how many cost accrual techniques are there in Microsoft project, you will say there are 3 cost accrual methods. One is start, one is end, and one is prorated. And if we ask you about examples of all these 3, then you will be giving examples of all these 3. Students, यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा करके देख लेते हैं जो डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट करने की हमने बात की थी कि वो चीज़ किस तरह से अप्लाई होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग थ्रू आउट काम कर रहे हैं। ये देखिए, मैं चला गया फाइल के टैब में, मेरे पास ऑप्शंस का एक मेन्यू है। स्टूडेंट्स, आई क्लिक दिस मेन्यू, तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हमने कहा था हम डिस्प्ले के टैब में जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने डिस्प्ले का टैब क्लिक किया और डिस्प्ले का टैब क्लिक करते साथ मेरे पास ये देखिए करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने करेंसी को क्लिक किया और यहाँ पे PKR देखा, तो मुझे ये देखिए यहाँ पे PKR नज़र आ रहा है। ये देखिए PKR, पाकिस्तानी रुपी, सिलेक्ट किया। ये सारा कुछ इसने उसके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी नोज कि हाउ थिंग्स विल बी मॉडिफाइड व्हेन यू विल सेलेक्ट PKR। सो हमने कह दिया कि हमारे प्रोजेक्ट की जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी PKR। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट we said that in advanced tab we said the measuring unit, the default standard rate will be what, $0 per hour, $0 per hour। ओके जी स्टूडेंट्स, सो फाइल के टैब में जब आप ऑप्शंस में जाते हैं तो आपके पास एडवांस का टैब जब आ रहा है, ये देखिए आपके पास यहाँ पे, इसको मैंने अप्लाई इसलिए किया पहले कि जो आपका ओके इसलिए किया कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएं। जैसे ही आप इस पे आए तो आपने ये किया कि आपने डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट लिख दिया कि पर घंटे के हिसाब से 0, डिफ़ॉल्ट 0 है, आगे मैं खुद मेंशन कर दूंगा। और डिफ़ॉल्ट ओवर टाइम रेट क्या है, वो भी 0 है, वो भी मैं खुद पे कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट included on the practical side of today's lecture. Let's see what is next. So students, I think we will stop over here. यहाँ पे हम लोग इसको होल्ड करेंगे लेक्चर को, और हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चीज़ें देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास रिसोर्स टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक वर्क टाइप की रिसोर्स है, एक हमारे पास मटेरियल टाइप का रिसोर्स है, और एक हमारे पास कॉस्ट टाइप का रिसोर्स है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ डिस्कस किया कि जो हमारा वर्क टाइप का रिसोर्स है उसमें ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट आता है आपका। और फिर हमने कहा कि जो हमारा मटेरियल रिसोर्स है, इट इज़ कंज्यूमेबल सप्लाईज। यहाँ पे हमने कंज्यूमेबल सप्लाईज की बात की। और स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो हमने चीज़ डिस्कस की वो ये थी, हमने कहा कि यार इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग दीज थिंग्स
फिर हमने जो चीज़ डिस्कस की, इसके बाद जो हमारा टॉपिक था दैट वाज कि रिसोर्सेज पे काम करने से पहले हमें डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट करेंसी सेट करनी पड़ेगी, और वो हमने PKR सेट की, और इसको हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा कि आप फाइल के मेन्यू में ऑप्शंस को जब क्लिक करते हैं तो आपके पास डिस्प्ले के टैब में एक PKR का ऑप्शन होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट यूनिट्स देखे कि डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट और डिफ़ॉल्ट ओवरटाइम रेट क्या है। उसके लिए हम फाइल में गए और फाइल में जाके हमने ऑप्शंस में एडवांस्ड के टैब पे देखा तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था। वंस वी सेट वैल्यू ओवर देयर, आफ्टर दैट हमने क्या किया कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कितनी टाइप्स की कॉस्ट्स, ये कॉस्ट असाइनमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्टिंग है, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्टिंग है, और हमारे पास पर यूज़ कॉस्ट है। वेरिएबल पे हमने कहा कि जितना काम आपका रिसोर्स करेगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर हमने फिक्स्ड पे कहा कि ये फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, जिस तरह से बिल्ड मनी जमा करवाना। और फिर हमने पर यूज़ पे फोक लिफ्टर की एग्जांपल देखी और हमने कहा कि फोक लिफ्टर अगर एक विजिट पे कहता है कि मैं 5,000 चार्ज करूँगा तो ये 5,000 आपका क्या है, आपका पर यूज़ रेट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट जो बात हुई थी दैट वाज रिसोर्स असाइनमेंट यूनिट्स पे, और हमने डिस्कस किया कि रिसोर्स असाइनमेंट यूनिट्स कुड बी 100%, 50% और 200%, 500%। 50% मतलब एक दिन में 4 घंटे आधा रिसोर्स, 100% मतलब फुल रिसोर्स एक दिन 8 घंटे, 500% मतलब टोटल 5 रिसोर्सेज, 1 डे 40 आवर्स। और स्टूडेंट्स, उसके बाद जो फाइनली हमने डिस्कस किया दैट वाज कॉस्ट एक्रूअल मेथड्स पे हमने बात की, और हमने कहा कि हमारा जो कॉस्ट एक्रूअल मेथड्स हैं देयर कुड बी 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक्रूअल्स। वन कुड बी स्टार्ट, वन कुड बी एंड, एंड वन कुड बी प्रोरेटेड। इन स्टार्ट वी पे एट द स्टार्ट, इन एंड वी पे एट द एंड, एंड इन प्रोरेटेड हम लोग साथ साथ पे करते चले जाते हैं। Students, that was all for today's lecture. I would recommend you to practice these activities on your Microsoft project, and we will meet in our next lecture tomorrow. Thank you. Allah Hafiz.